नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट की। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस के बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 25 की हिंदी, 25 का मैथ, 25 का जीके, 25 की इंग्लिश, ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेशन है हिंदी का। जैसे कि मैंने बताया था 25 नंबर की हिंदी आएगी, है ना। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है कि आगमन शब्द का विपरीतार्थक, आगमन शब्द किसका विपरीतार्थक होगा। मतलब ये जो आगमन शब्द है इसका विलोम पूछा हमसे, ठीक है। तो आगमन का क्या हो जाएगा, निरागमन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें कह रखा है कि सरकार के प्रयासों से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। मतलब सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो भैया उसको कहा जाता है अधिसूचना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें कहा है जिसके ऊपर कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे। तो भैया जिसके ऊपर कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है कि सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सूक्ति के संधि विच्छेद की हम बात करें तो सु प्लस सूक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सूक्ति, ठीक है। वही नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तीनों को एक साथ निपटा लेते हैं। 5 में हमसे पूछा विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी शब्द में आपकी दीर्घ संधि है, बड़ी की मात्रा ना। और पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। कहने का मतलब ये पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से है जो भ्रष्ट, उसको कहेंगे पथ भ्रष्ट, यानी तत्पुरुष समास है इसमें। वही क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, इसमें कहा प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। ये जो प्रत्यक्ष शब्द है ना, किस समास का उदाहरण है, ये हमसे पूछा है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि उपसर्ग जो आता है वो अव्ययी भाव समास में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और ये लो जी 10 एक साथ निपटा लेते हैं इन्हें। इसमें कह रहे हैं ऊहापोह, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। देखिए यदि हम बात करें ऊहापोह के पर्यायवाची की, तो हो जाएगा असमंजस की स्थिति जो होती है ना। हाँ, असमंजस की स्थिति होती है, वही है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अनभिज्ञ का विलोम होगा, यह अनभिज्ञ, इसका विलोम होगा अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। वही क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो इसमें हमसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। मतलब ज्योत्साना जो है वो कौन सा वाला सही लिखा हुआ, तो ज्योत्सना ये वाला ठीक है, आधा जय आधा तय आधा सह। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में हमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिए। 11 में हमसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो भैया ऐसे लिखा जाता है सन्यासी, ये ठीक है। यह कह रहा पड़वाइया, पड़वाइया में प्रत्यय बताओ। तो भैया पड़वाइया में प्रत्यय होगा वाइया, पड़ और प्लस वाइया, ठीक है ना। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें 13 की, इसमें कह रहे दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्जन में उपसर्ग की यदि हम बात करें तो ये दूर हो जाएगा, दूर प्लस अर्जन है ना, दुर्जन। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमसे कहा कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तत् प्लस लीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 15 की अगर हम बात करें, तो इसमें कह दिया है सही वर्तनी वाला शब्द, अरे निरूपाय, ये आपका ठीक है, बाकी सब गलत है लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। मतलब किसकी वर्तनी सही लिखी है। 16 की यदि मैं बात करूं तो ये आब्राजन, ये ठीक है लिखा हुआ। आगे हमसे पूछा कहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो कौन सा शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, 17 में पढ़ कर देख लेते हैं। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, गलत है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की, इसमें क्या कहा है, इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना हमें। 18 की बात कर रहे हैं, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के कवि हैं, गलत है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हमने बात की है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में हमसे क्या पूछा, 19 में पूछा है कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है। मतलब देवता का पर्यायवाची बताना कौन सा है। तो भैया ये जो दे रखा है आपको विबुध,
ये देवता का पर्यायवाची है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 की। 20 में हमसे कह रखा है कि आधुनातन, आधुनातन का विलोम बता। आधुनातन मतलब जो आधुनिक हो, और प्राचीन की यदि हम बात करें या पुरातन की हम बात करें तो ये पुरातन हो जाएगा इसका, आधुनातन पुरातन, ठीक है। आधुनिक होता तो उसका प्राचीन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो 21 में क्या कहा है, 21 में हमसे पूछा है चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो कुमुदी है, चंद्रिका है, ज्योत्सना है, गगन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन माने क्या होता है, आकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा क्वेश्चन 22 से लेकर के 25 तक, ये 22 से 25 तक हमें ये गद्यांश पढ़ना और इस गद्यांश को पढ़कर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में वर्ष 1824 में हुआ था। वे सच्ची राह से नहीं डरते थे, जिस बात को सच समझते थे उसके लिए मृत्यु को भी वे कुछ नहीं समझते थे। सत्य के लिए उन्होंने क्रांति मचा दी। स्वामी जी लगन के पक्के थे। बीहड़ जंगलों में बिना राह की राह तय कर और वेनेल पशुओं से मुठभेड़ करते हुए वे नर्मदा का उद्गम देख आए थे और बद्री आश्रम में घूम फिर आए थे। सर सैयद अहमद खान ने एक बार फिर इस बात पर शक प्रकट किया था कि हवन से वायु शुद्ध हो सकती है। इस बात पर स्वामी जी चुप रहे। किसी दूसरे दिन फिर सर सैयद अहमद उनसे मिलने आए। स्वामी जी ने पूछा, आपके यहाँ कितने आदमी रोज खाते हैं और उनके लिए कितनी दाल पकती है? उत्तर मिला, 60 से 70 आदमी खाते हैं और 6 से 7 से दाल रोज पकती है। स्वामी जी ने पूछा, उतनी दाल में कितनी हींग पड़ती है? उत्तर मिला, 1 तोले के करीब। स्वामी जी ने झट से कहा, जैसे 1 तोला हींग में इतनी दाल सुगंधित हो जाती है, वैसे ही धूप घी के हवन से भी वायु सुगंधित हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। स्वामी जी ने छुआछूत को अपने व्यवहार में स्थान नहीं दिया। क्या छोटा क्या बड़े, सभी की सेवा अपने हाथों से करके वे लोगों को अचरज में डाल देते। भारत की नई रूपरेखा में स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के जमाने में अंग्रेजों को पंजाब पर अधिकार करते देखा और अंग्रेजी झंडे को गड़ते देखा। उनके समय में 1857 की क्रांति हुई। स्वामी जी ने पाया कि गुलामी के कारण भारतीय समाज में धर्म में घुन लग गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 ये क्वेश्चन दिए हमें इस बार, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 22 में क्या कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया अभी हमने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश में बताया गया कि गुजरात में हुआ था। हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग करना, सही हो या गलत, गद्यांश में से उत्तर देना है। स्वामी जी के समय अंग्रेजों ने किस प्रांत पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ दिया था? तो गद्यांश में क्या बताया था, पंजाब में, ठीक है। बीहड़ जंगलों में वेनेल पशुओं से जूझते हुए स्वामी जी किस नदी का उद्गम देख आए थे? तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हमने पढ़ा था नर्मदा नदी का, गद्यांश में पढ़ा था ये सब। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए गद्यांश में पढ़ा था हमने। देखो गद्यांश में से टिप का इसका आंसर मुझे बता दो। चलो ये तो बहुत हल्का दे दिया ना, गद्यांश में से टिप का इसका उत्तर बताना। अगला सेशन हमारा अंग्रेजी का है, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। देखिए 26 और 27, चूज द वर्ड अपोजिट, मतलब 26 और 27 में हमें अपोजिट वर्ड बताना है, यानी विलोम शब्द। ये दिया मिटिगेट, ठीक है ना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, तो इसका विलोम बताओ। कम करने का क्या होगा, ज़्यादा। तो 26 की यदि मैं बात करूँ तो इसका होगा ये ऑप्शन नंबर सी, एग्रीवेट, ठीक है ना, एग्रावेट। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में हमें मिनियन, ठीक है ना, मिनिनोन, इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। 27 की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मास्टर, ठीक है ना। मास्टर माने मालिक होता है, बुद्धिमान होता है, और उसका उल्टा लगा लो मिनियन क्या होगा। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में हमसे क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव गिवन बिलो ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 28 में, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 28 को। इसमें कहा है कि आई डू नॉट वांट टू बाय एनी बुक, मैं कोई और दूसरी बुक खरीदना नहीं चाहता।
क्वेश्चन नंबर 29 में हम बात करें तो 29 में क्या कह रखा, 29 30 दोनों को एक साथ निपटा लेते हैं। 29 में कहा फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह भरनी है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं तो 29 में क्या कहा, ही आउट 5 मिनट एगो, ठीक है ना। तो 5 मिनट पहले की बात करिए, कार्य समाप्त हो चुका है, तो हैज गॉन और ही के साथ एक वचन की क्रिया आती है हैज, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है गो की, गो वेंट गॉन। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो ईच सेंटेंस, यानी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सी एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए इट इज नथिंग, देखिए नथिंग की यदि हम बात करें तो नथिंग के साथ एल्स का प्रयोग किया जाता है, व्हाट प्राइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों एक साथ निपटा देते हैं भैया। देखो 31 में क्या कहा है, 31 में पूछा हमसे कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव ए बी सी डी, कौन सा है प्रॉपर कंजक्शन बताना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा प्रॉपर कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो यहाँ पर दिया है ही डाइड, ठीक है, ही डाइड वह मर गया, ही शुड किल्ड, तो यहाँ लेस्ट का आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा, लेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वह मर गया ऐसा, ही शुड लाइक किल्ड। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 के, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ब्लॉक, यानी कौन से प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ए बी सी डी में से, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं, देखिए फादर वाज लुकिंग, यानी फादर माने पिता, वाज माने थे, लुकिंग माने देख रहे, द विंडो तो विंडो के बाहर ही तो देख रहे होंगे, तो आउट ऑफ, ठीक है ना, लुकिंग के साथ आउट ऑफ, देखिए बाहर देखेंगे तो बाहर क्या होता है आउट, और लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखना, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 33 में हमसे कहा फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखिए ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो हे इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं तो 33 में यूनिवर्सिटी का उच्चारण, मतलब वोवेल तो है यू, लेकिन इसका उच्चारण क्या निकलेगा, कॉन्सोनेंट से निकलेगा, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 में क्या कह रखा है कि सुटेबल डिटरमाइनर गिवन बिलो द सेंटेंस, देखो भाई आई डिडंट फाइव, आई माने मैंने, डिड नॉट माने नहीं, फाइंड माने पाया, स्विच नियर द डोर यानी एनी, यानी मैंने डोर के पास कोई भी स्विच नहीं पाया, तो नहीं के सेंस में एनी, और कोई नहीं एनी। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 की, 35 में क्या कहा हमसे, कह रहा फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल मॉडल एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी वाली यही होती है, कौन कौन सी, विल शैल विल वुड कुड कैन कुड शुड वुड, यही होती है ना। तो देखो क्या करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं हम, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कह रहा इट रैन टू नाइट, यानी मैनी, मैनी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा बहुत के सेंस में, और इट के साथ मे का प्रयोग होता है ना, तो मे मैनी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि मैं बात करूँ तो इसका वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 में क्या कह रहा है, फेमेनाइन, फेमेनाइन ऑफ हार्ट, ये जो हार्ट दिया है, हार्ट माने क्या होता है, HART, हार्ट हृदय होता है क्या, बताओ, इसका फेमेनाइन बताना है, ठीक है ना, हार्ट फेमेनाइन। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका सी हो जाएगा रो, रोय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए भैया। 37 में क्या कह रखा हमें देखे गिवन एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमसे बात कर रहा है। देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस दी है, पैसिव वॉइस बनानी है। देखो आई शैल ऑर्डर द कैरेज, तो द कैरेज को हम शुरू में ले लेंगे, ठीक है ना, और सेल है तो द कैरेज के साथ बिल भी आ जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, तो द कैरेजर विल बी ऑर्डर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां, 38 में क्या कहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सॉ
इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब इनडायरेक्ट वाक्य दिया है, डायरेक्ट वाक्य, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमसे बात कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में हमसे कहा है, क्या कहा है, द टीचर सेड टू मी मे यू पास। तो द टीचर का सेड हो जाए मतलब मे यू पास, यानी तुम पास हो जाओगे, तो वो इच्छा जता रहा है यानी विश कर रहा है। तो इसका जो होगा तो विशिड आ जाएगा, विश्ड आ जाएगा, और विश्ड किसमें दिया है, एक तो विश्ड ये दिया है और एक इसमें दिया है, ठीक है ना। और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा पास, और इसको इससे रिलेट करेंगे तो आई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 में क्या कहा, जरा इसको देख लीजिए, 39 और 40 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इसमें कह रखा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, यानी 4 पार्टों में इसको हमें तोड़ दिया है, और ये कह दिया एरर इट इज, मतलब कौन से पार्ट में एरर है ये हमें बताना। एरर का मतलब होता है गलती, कौन से पार्ट में गलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है आई थिंक ग्रे हेयर्स। तो देखिए ये जो ना ग्रेरी हेयर्स दिया, इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक है, जो ग्रे है और हेयर से इसका यूज यहाँ पर गलत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, यानी ये जो वाक्य दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में, इसकी फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया हमसे, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखिए ये कह रहा है द न्यूज वाज ए डेंजर टू हिज हेयर्ट, ठीक है, तो इसमें मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच होगी, यानी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक तरह से जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अलंकार, वही वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 इन दोनों को भी एक साथ उधेड़ देते हैं भाई। देखिए क्या कह रखा है 41 में और क्या कह रखा है 42 में, दोनों को एक साथ निपटा दो। 41 में क्या कहा है जरा पढ़िए वाक्य, इसमें कह रखा है 41 में कि चूज द अल्टरनेटिव गिवन द वर्ड विद मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो ये इसका मीनिंग है इसी का अर्थ रखने वाला दूसरा अर्थ हमें बताना है, ठीक है ना। प्रीसेंट, ठीक है ना, प्रीसेंट, तो इसका जो सेम मीनिंग रखता है वो रखता है आपका विनिसिटी, यानी वाइन सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों के सेम अर्थ है। कोई बताएगा मुझे हिंदी अर्थ क्या होता है, चलो आज तक मैंने किसी का हिंदी अर्थ पूछा भी नहीं, आप इसका प्रीसाइनेक्ट का हिंदी अर्थ बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। आगे हमसे कह दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज followed by 4 words, choose the word or phrase that is most nearly opposite। opposite meaning मतलब उल्टा हमसे पूछा है। देखिए लाइक माने क्या होता है, पसंद करना, ये जो वर्ड दिया ना इसका अपोजिट पूछा हमसे, लाइक माने क्या होता है, पसंद करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, हेट हो जाएगा, नफरत। लाइक माने पसंद करते हैं, हेट मीन्स नफरत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें हमसे कहा है, क्या कहा है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ए आंसर ए सेंटेंस हैज वन और टू वर्ड्स लेटिकल बिलो आर प्लेस्ड और अल्टरनेटिव फ्रॉम द विच यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड इन द, देखिए आइटिलाइज्ड वर्ड इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो ये तो मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसका जो होगा ये दे रखा है कोलंबस वाज ए सेल एंड ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये कौन था कोलंबस एक सोलर था, एक नाविक था। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो 44 में हमसे क्या कहा है, ये कह रखा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कौन सा वर्ड है इनमें से जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग शुद्ध है। तो एक की स्पेलिंग शुद्ध है, बाकी 3 की स्पेलिंग गलत है। तो देखिए ये हो जाएगा रिसीव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, RECEIVE, इसकी स्पेलिंग सही है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 45 में हमसे क्या कह रखा, ईच वर्ड हैज बीन स्पेल्ड इन 4 different way, only one among
them is the correct spelling of the word, select the correct one। मतलब किसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई, करेक्ट वन, कोई एक सही है और वो कौन सा सही है वो ही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो इसका लैंग्विस्टिक्स यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, लैंग्विस्टिक्स यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी सबकी गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डायरेक्शन यानी निर्देश। 46 से लेकर के 50 तक ये पैसेज तुम्हें पढ़ना है और पढ़ने के बाद तुम्हें नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो देखो भैया ये है पैसेज, इसको पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ने के बाद नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और भी दे रखा है क्या, अभी और भी दे रखा है भैया, लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में क्या कहा हमसे, 46 का आंसर पूछ लिया भैया। तो अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो पढ़ने के बाद अब आंसर लगा ही देंगे, ठीक है। वीडियो को पीछे कीजिए, पुश कीजिए, रोकिए, पैसेज को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हमें आप इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब 47 की अगर हम बात करें तो 47 का आंसर भी आपने बताना है, ठीक है। पैसेज को पढ़कर आपको आंसर बताना है। 48 का आंसर भी आपको पैसेज को पढ़कर ही लगाना है, ठीक है। 49 का भी पैसेज को पढ़कर लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका आंसर आपका बी निकलेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा जीके जीएस का यानी कि भाग 3 सामान्य ज्ञान। देखिए 25 नंबर का जीके आपका पूछा जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो 51 में क्या कह रखा है, 51 में कह रखा है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर, तो सीआरपीएफ है जो फोर्स है हमारी, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो कह रखा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है ये। और अगर द्वीपों को हटा दें यानी तटीय सीमा तो वो 6100 हो जाएगी, कुल 22700 है। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो 53 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है 53 में कह रखा है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो भैया हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो 55 में कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था आज़ाद हिंद फौज जब गठित की थी तब। इंग्लैंड के प्रशासक जेम्स प्रथम का कौन शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। तो देखिए तो जो कैप्टन हॉकिंस था ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में आया था मुगल काल में। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, 57, 58, 59, लो जी एक ही बार निपटा देते हैं ना, 60 भी ले लें, चलो 60 भी ले लिया। 57 में हमसे क्या कहा है, 57 में हमसे पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ना, कैसे बनता है कि लोकसभा में जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं, लोकसभा में जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं उसी पार्टी को जो है अपनी सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 57 की यदि हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका नियुक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो श्रीहरिकोटा की यदि हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 82.5 का मतलब क्या है, 82.5 का मतलब है ये हो गई आपकी भारतीय मानक समय रेखा, 5 राज्यों से गुजरती है, नहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 61 में हमसे पूछा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भैया भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ये तो आपको पता ही होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी प्रथम महिला। इस समय जो है वो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना,
तो म्यांमार की यदि हम बात करें, सुदूर पूर्व धान का कटोरा, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में म्यांमार को जाना जाता है। 63 में हमसे पूछा है कि पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है। तो पंचेत बांध जो है भैया वो झारखंड राज्य में है। बताओ कमेंट बॉक्स में। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं भाई? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, इसमें कह रखा है कि भारत में विधानसभा को कौन भंग करता है। तो जो विधानसभा होती है उसे भंग करने का अधिकार होता राज्यपाल का। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे क्या कहा, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में क्या है, 66, 67, 68 तीनों को ले लेते हैं। चलिए 66 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, 66 में हमसे पूछा है, विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कौन सा वायुयान, कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो 67 में हमसे पूछा है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या परिवर्तन होता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें, तो इसमें कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे ये पूछा, रक्त में पानी के स्तर पर नियंत्रण रखता है, सही बात है। और रक्त में शक्कर के स्तर, नहीं नहीं ये नहीं है, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है, तो ये ही नहीं है। बाकी यूरिया को बाहर छानता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, 70 और 71 तीनों को ले लेते हैं भैया। 69, 69 में क्या कह रखा है, 69 में हमसे कहा है कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कुंजियां कहलाती हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट ये जो कुंजियां कहलाती हैं, ये मॉडिफायर कुंजियां कहलाती हैं, यानी कन्वैक्सिनेशन मॉडिफायर कुंजियां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे ये पूछा है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया। 71 में क्या रखा, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। पारे में जो धातु के मिश्रण मिल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया उनको कहते हैं पारद धातु मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो। आप वीडियो देखेंगे, देखने के बाद चले जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत से प्रैक्टिस सेट निकाल रहा हूँ, आपके भविष्य पर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी जॉब लग जाए। और वो लगेगी जब आप मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस सेट निकालेंगे डेली। ठीक है, ये मत देखो कि हाई कोर्ट की डेट अभी आई नहीं है और मैं प्रैक्टिस सेट नहीं निकालूँ, है ना। तो ये गलती है, ये गलती कर रहे हो तुम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई साहब मेरे लिए बस इतना कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में सब में शेयर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला निश्चित ही होगा। तो क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना कि लो भाई वीपीएस सर यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह सर ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट को एनालाइज किया है, यानी काफ़ी अच्छे। अभी देखो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, मैं मैथ आपको हल करके दिखाऊंगा, सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से होता है मैथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं। 72 में क्या पूछा हमसे, 72 में क्या रखा है हमसे कि लार किसके पाचन में मदद करता है। स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा। ठीक है, तो भैया उसके तल का तापमान होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि उसका पानी जमने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या रखा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, किडनी की बात कर रहे हैं, उसकी कार्यात्मक इकाई की बात कर रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, नेफ्रोलॉजी इसका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये कह रही है, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान
सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? मतलब क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रखा है कि कह रहा है कि समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों का समान आयतन होता है। तो ये नियम है, ये एवोगाद्रो का नियम है, ठीक है ना। इसने एक संख्या भी दी थी जिसे कहा जाता है एवोगाद्रो संख्या। तो भैया देखो, आधे घंटे में 30 मिनट खत्म हो गए। अब मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 घंटे में प्रैक्टिस सेट बन जाए, और मेरा 1 घंटे का टाइम सिलेक्ट है। 1 घंटे में वीडियो अपने आप कट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ी सी, और आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चौथा पार्ट यानी भाग नंबर 4 क्या है? गणित। देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 76 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रिया है इतने इतने को संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कितना आएगा। देखो, 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लगाएंगे फर्क पड़ जाएगा। यानी अगर इन सब ऑप्शनों को रख कर देखोगे ना, ये जो स्टार दिया ना, स्टार की जगह आप अगर 7 रखोगे ना, तो ये जो है 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। और यदि हम बात करें 77 की, तो 77 में हमसे क्या पूछा है, इसको हल करना। देखो, इसका एलसीएम ले लो, 5 9 45 ये आ जाएगा, और ये 9 3 27 और 5 5 7 35, 35 और 27 जोड़ोगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 62/45। क्वेश्चन नंबर 78 की यदि हम बात करें तो 78 में क्या कहा है, 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे टुकड़े कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अरे भैया, इसमें क्या करना है, देखियो 192 है, और 1 मीटर मतलब एक छड़ कितने की है, 192 मीटर लंबी छड़ है, और 3.2 पॉइंट के टुकड़े काटने हैं, तो इससे भाग दे दो। 192 को 3.2 से अगर तुम भाग दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखो, ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, लेकिन मैं पहले स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 79 मैंने स्लाइड को छोटा किया है, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा लेकिन दिख साफ रहा होगा, ठीक है। यदि छोटा नहीं करता तो मैं सॉल्व कहाँ करता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है। एक संख्या x मान लो जी x, दूसरी y मान लो। इन x प्लस वाई बराबर कितना बता दिया, 29। समीकरण 1 मान ली। आगे हमसे क्या कह रखा है, आगे हमसे कहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। मतलब x का वर्ग माइनस y का वर्ग कितना है, 145। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। आगे क्या कह रही है हमसे, कह रही है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई संख्याओं का अंतर निकालो। देखो कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, जो आपकी ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो। देखो, इसको भाग दूंगा, ये दो दो वर्गों के अंतर का एक सूत्र होता है, एक बार जोड़कर लिख देते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको लिखा हमने, और कितना बराबर 145। इसके नीचे रख लूंगा समीकरण नंबर 1, क्या लिख लेंगे, 1, यानी ये दे दिया x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 29। अब 29 से जब इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या बचा, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई, और बराबर कितना बचा, 5। x माइनस वाई कितना बचा, 5। हमसे यही तो पूछ रहा है, दोनों का अंतर लो, आ गया 5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या क्या रखा। 80 में हमसे कहा है, क्या कहा है, जरा ध्यान दो इसे। किसी फैक्ट्री में कामगारों की कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या है। अरे भाई देखियो, ऐसा मान कर चलो, ऐसा मान कर चलो कि टोटल आदमी इतने हैं, एक की मजदूरी इतनी है, तो सबकी कितनी संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है वो सुन लो। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या करना है, 1534 दिया है, इसको मैं भाग दे दूंगा 118 से। जब 1534 को 118 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13। दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 13। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 81 में क्या कहा, जरा देखिए इसको भी ध्यान पूर्वक। इसमें क्या रखा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में क्या होगा। जरा सुनो भाई, देखो अनुपात 4 और 7 दिया है, तो आयु कितनी मान लेंगे, जरा ध्यान दो, इसे थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ये लो,
देखो, एक की मान लेंगे 4x और एक की मान लेंगे 7x। ठीक है, मान ली। चलिए मान ली तो अच्छी बात है। ये कह रखा है इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 30 वर्ष अधिक है। मतलब अंतर दे रखा, ये 7x माइनस 4x बराबर कितना दे रखा, 30 वर्ष अधिक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, 7x में से 4x घटा दो, कितना बचा, 3x बचा, और बराबर कितना चलिए 30, 3 से काट दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया है कि उनकी आयु का योगफल कितना होगा। देखियो, एक की आयु ये है, x का मान 10 है, कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 40, और 7 गुणा 10 कितनी हो जाएगी 70, यानी 40 प्लस 70 कर दो बराबर 110 आ जाएगा। लो देख लो कहाँ है 110, ये है ऑप्शन नंबर ए 110। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में क्या कह रखा, लो इसका भी चिन्हांकन कर देता हूँ। अभी दूंगा मैं आपको करने के लिए 1-2 क्वेश्चन की टेंशन ले रहा हूँ। सोनाली और मोनाली, सोनाली और मोनाली, ठीक है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा। देखो भाई क्या होगी वर्तमान आयु, इनके आयु का अनुपात ये दे दिया, फिर कह दिया है 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी। देखो एक की मान लो 5x, एक की 3x, क्वेश्चन नंबर 82 5x, एक की मान ली हमने 3x, x जोड़ा बस अपनी तरफ से। ठीक है, तो अनुपात में दिया, अनुपात हटाओ बटे का चिन्ह लगा दो, यानी 5x बटे 3x। 5 वर्ष बाद कह दिया तो इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 10:7। तो अनुपात का चिन्ह हटाते हैं, बटे में हिलाते हैं, इसकी गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35x प्लस 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35। लो ये कितना 10, 10 तिया 30x प्लस और 10 पंजे 50। लो यहाँ को लिख दो 50। अब देखो 35x में से 30x घट जाएगा, कितना बचेगा 5x बचेगा। ये उधर जाकर घट जाएगा, कितना 35 50 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 15। 5 से काट दो, 5 तिया 15, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान, x का मान कितना आ गया 3। हमसे कह दिया मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए भैया मोनाली की आयु कितनी है 3x है, तो देखियो 3x की जगह कितना रख दूंगा 3, कितना आ जाएगा 9। ये आंसर है, कहाँ दे रखा 9 वर्ष, ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्या कहा है इसमें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6700 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो भाई यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो कुल मिलाकर के एक तो धनराशि दे रखी है आपकी 4500, 2 वर्षों में कितनी हो रही, 4500 2 वर्षों कह रहा तो फिर 4500 लिख लो। ठीक है, कितनी हो रही है, ये हो रही है तुम्हारी 6750। देखो कोई धनराशि है 2 वर्षों में इतनी हो रही है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, इतना और इतना 4500। 4 वर्षों में कितनी हो रही है इतनी, तो मैं इसे भाग दे दूंगा। अब इसे हल कर लो, अब गुणा भागी तो करनी है। देखो एक जीरो से ये वाला जीरो काट दो और 5 से इसे काटना शुरू कर दो, और जब आप काटोगे तो कुल मिलाकर के 3000 के आसपास आंसर आ जाएगा। दे रखा के 3000, ये हैगा 83। लो क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें तो 84 में क्या कहा है, 84 में हमसे कहा है कि 2 आदमियों ने 1400 रुपये में किसी कार्य को करने का ठेका ले लिया। ठीक है भैया, ले लिया तो ले लिया। उनमें से एक अकेले उस कार्य को 7 दिन में तथा दूसरा 8 दिन में पूरा कर सकता है, और एक लड़के के साथ उन दोनों ने मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। लड़के को उस कार्य करने में कितना धनराशि मिलेगी। देखो हम जानेंगे, एक ये है, लो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और लड़के को सी मान लो। लो जी लड़का, इसे 7 दिन लग रहा है, 1/7 कर लो। इसे 8 दिन लग रहा है, 1/8 कर लो। इसका देने रखा तो 1/x कर लो। कर लिया।
चलो अब देखो आगे क्या करते हैं। देखो वो कह रहा था अब इन तीनों को एक साथ काम कराओ भैया। एक तो लड़का काम कर रहा है, एक दूसरा लड़का भी काम कर रहा, एक बच्चा ले लिया इन्होंने, कह रहा है ना एक एक आदमी, दो आदमी है ना, तो दोनों, एक तो ये हो गया एक हो गया, और एक उन्होंने लड़का ले लिया। एक लड़के के साथ तो लड़का कितना बना, 1/x यानी 1/x, तीन आदमी हो गए 1/3। इस समीकरण को हल कर लो, इनका एलसीएम ले लोगे कितना, 8×7=56 हो जाएगा, ठीक है ना, और x को इधर भेज दोगे इसके बटे में, तो कुल मिला करके हमारा जो आंसर आएगा वो x का मान निकाल लो यहाँ से, आपका आंसर आ जाएगा। और x का मान जब निकालोगे तो वो कह रहे यार टोटल 1400 रुपये है, ठीक है ना, तो 11/56 गुणा 1400, ठीक है ना। और जब इसे हल करोगे तुम 56 से इसे काट दोगे, तो इसे हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 275, ठीक है। कहाँ दे रखा है 275, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अरे इतना तो सोल्व कर लोगे, सवाल मैंने जमा दिया है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, जब इसे सबको हल करोगे तो 11/56 तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या रखा है इसने कि 85 से लेकर 88 तक इस पाई चार्ट पे हमें जो है क्वेश्चन करने हैं। देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दो इधर। ये कह रहा हमसे कि जो गोल गोल है, गोल सर्कल ये दिया ना, जैसे गोल सर्कल ये है ये है ये है ये है, तो ये गोल सर्कल जो है ये उत्पादन है, और ये जो वर्ग दिया ये क्या है, ये लाभ है। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 85 की हम बात कर रहे हैं। 85 में क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। 85 में हमसे ये कहा है किस वर्ष में लाभ में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। अब लाभ की यदि हम बात करें तो लाभ है ये वर्ग, देखो यहाँ पर 5% है, कह रही है सबसे कम वृद्धि यानी न्यूनतम वृद्धि। तो देखियो ये 2008 में कितनी 5%, और 2009 में कितनी हो गई 5% बढ़ गई, तो वर्ष 2009 ही आपका आंसर है, समझ लो। कह रही है ये वृद्धि हो रही है, यहाँ से हो रही वृद्धि, पहले ये थी, ये से ये हो गई, तो सबसे कम यही तो हो रही है, इससे आगे चलेंगे ऊपर है, तो ये 2009, ये 2008 का आंकड़ा है, और ये 2009 का आंकड़ा देखो 10, तो 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो देखो भाई बार बार इधर आना पड़ेगा स्लाइड पर, तो क्वेश्चन नंबर 85 मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 85 दिखा देता हूँ, उसके बाद 85 को हल करके बताऊंगा। 86 में क्या कहा है कि किसी वर्ष के उत्पादन में प्रति वर्ष की वृद्धि और लाभ में वृद्धि के बीच क्या सर्वाधिक अंतर था। तो देखो भैया किस वर्ष में ये हमसे पूछा है, मतलब किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत और लाभ में वृद्धि प्रतिशत के बीच अंतर सर्वाधिक था। देखो कैसे करेंगे, इसे बिना हल कर ही हो जाएगा, इधर समझो। तो भैया उत्पादन और लाभ देखियो, ये चल रहा आपका 2014, ठीक है। 2014 की यदि हम बात करें तो लाभ इसमें सबसे ज़्यादा चल रहा है 2014 में, ये पहुंच गया यहाँ पर कितना 70, ठीक है। और उत्पादन भी कितना चल रहा है, ये चल रहा है 70, तो इसमें 2014 में है। लेकिन अगर हम इस वाले आंकड़े को लेते हैं तो यहाँ 2012 आ गया, यहाँ केवल आपका लाभ दिया है, उत्पादन नहीं दिया, यहाँ पर लाभ उत्पादन दोनों दिए हैं, तो 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही हम बात करें तो 87 88 दो सवाल और हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। देखिए स्लाइड पीछे दे रखी है, बार बार मुझे दिक्कत हो रही है स्लाइड को आगे पीछे करने में, तो आप कर लेना इसको, पिछली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो जो पाई चार्ट दिया है, और उसके बाद इसको हल करना शुरू कर दो, क्योंकि 88 तक वही होने। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की, 89 की। 89 में कहा है कि 508 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये 508 है ना, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या जो है पूर्ण जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 89 की, तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 529 योगफल होता है, किसका होता है, मतलब सॉरी वर्ग होता है, तो 529 शायद 23 का वर्ग होता है नहीं, और 529 में से देखो यह 529 में से
508 घटा दो, तो जब 508 घटाओगे 29 में तो कितना आएगा आपका 21 आएगा। अगर 508 में मैं 21 जोड़ दूंगा तो 529 हो जाएगा, और ये 529 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, किसका वर्ग है, शायद 23 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 90 में कहा है, क्या कहा है, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। देखो भैया, कोई कुंड है, उसका एक भाग कुंड का 5/3 भाग, यदि कुंड का 5/3 भाग 1 मिनट में भर रहा है तो शेष भाग कितने समय में भरेगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो देखो भैया कैसे करेंगे इसे, जरा इधर ध्यान दो। यानी 3/5 भाग 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 सेकंड में भर रहा है। अब यदि हम बात करें तो शेष भाग क्या होगा, एक में से अगर मैं 3/5 को घटा दूंगा तो शेष भाग निकल कर आ जाएगा, और शेष भाग निकल कर कितना आएगा, 2/5 भाग। यही बताना है कि 2/5 भाग कितने समय में भरेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 60 गुणा 5 बट्टे कितना आ जाएगा 3, और गुणा 2/5। कैसे, अरे 1 मिनट में भर रहा है, ठीक है, इसकी क्षमता मैंने पलट दी, मतलब 3/5 को पलट दिया, 5/3 कर दिया, और ये वाला भाग भरना है। कर दो इसे, कैसे करोगे, देखो 5 से 5 काट दो, कितना हो गया, 3 से इसे काट दो, कितनी बार काट देंगे, 3 से 3 दूनी 6 यानी 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, तो 40 सेकंड में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो 91 में क्या कह रखा है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की दिशा में क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 91, देखो मैं बताता हूँ कैसे पार कर लेंगे। पहले इनकी गति निकाल लो, एक तो चलिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चलिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो आपेक्षिक चाल निकाल लो इनकी दोनों की आपेक्षिक चाल। तो देखो आपेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे, एक है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है तुम्हारी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद इनकी आपेक्षिक चाल कितनी आएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है इनको पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम रेलगाड़ी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा हमें, ठीक है। तो सेकंड है, सेकंड को मिनट में बनाने के लिए क्या करूँगे, 120 गुणा कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। अब जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो कट जाएगा क्या ये, चलो कटे ना कटे उसके लिए अब तुम समय निकाल लो। समय बराबर कितना होता, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता नहीं होता। तो दूरी की आपेक्षिक दूरी कितनी निकाली हमने, 120, ठीक है ना। हमें समय पूछ रहा है, गुणा भाग करके कुछ फायदा मिलेगा, इनकी गुणा भाग करके कुछ फायदा तो मिलने वाला है नहीं। तो अब देखो 180 ये है, 120 ये है, 180 प्लस 180 है प्लस 120, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो चाल है ये दूरी हो गई ना, दूरी बट्टे चाल होता, चाल कितनी आई तुम्हारी, ये आई चाल, यही तो आई है 120 गुणा 5/18, तो ऐसे रख दो 120 गुणा 5/18। भैया इस सब को हल कर लो,
इस सब को जब हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस सब को हल कर लो, 120 और 180 को जोड़ दो, उसके बटे में क्या है, और करके दिखाऊं क्या एक लाइन तुम्हें? देखो एक लाइन और करके दिखाता हूँ। जब इसे जोड़ोगे 120 और 180 को तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 18 नीचे चल गया, ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, ये हो गया 18। अब नीचे क्या चल गया, 120 गुणा 5 चल गया है, इसे नीचे ही रहने दो, 120 गुणा 5 काट दो, काट लो, 5 से काट दो इसे, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 60 बार कट गया। और 6 से काट दो, 6 पंजे 6 दूनी 12, और 2 से काट दो इसे 9 बार, तो कुल मिलाकर के 9 आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है 9, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा, दो स्थान ए और बी के बीच दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। दो कारें एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगी। देखो भाई सुन लो, देखो ये दो कारें हैं, एक कार हो गई आपकी ए, एक कार हो गई आपकी बी, ये यहाँ पर मिलेंगी इस स्थान पर, इसका नाम रख दो सी। ए जो चल रही है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जो चल रही है वो चल रही है आपकी यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60, कहाँ गया 60, अब कहाँ खो गया, यह 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। अब देखो हमसे समय पूछ रहा, समय मान लो, समय मान लेंगे हम कितना, टी समय मान लेंगे। ठीक है, देखो ये हो जाएगा ए बी, ए से लेकर सी तक, ये वाली यहाँ जाएगी ए से सी तक तो ए सी हो जाएगा, और ये वाली जाएगी यहाँ से यहाँ तक तो ये दूरी घट जाएगी माइनस बी सी हो जाएगा। टोटल कितनी दे रखी है, 60। ठीक है ना, टोटल कितनी दे रखी है, 60। अब यदि हम बात करें तो इसको 35 लगेगा, टी टाइम जोड़ दिया इसमें से, कितना दे रखा 25, टी टी फॉर टाइम बराबर 60। जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये हो जाएगा 10 टी और बराबर कितना 60। 10 से काट दूंगा, 10 छंग 60, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 घंटे, 6 घंटे कहाँ दे रखा है 6 घंटे, ये है ऑप्शन नंबर सी। 93 की हम बात करें, देखो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे में वीडियो कट हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में वीडियो कट हो जाएगी, सवाल छूट जाएंगे, क्या फ़ायदा। समझ लो दोबारा, सही तरीके से कराया मैंने। एक व्यक्ति बिंदु एल से पूर्व की ओर 12 मीटर और फिर उत्तर की ओर 5 मीटर की यात्रा करता है, बिंदु एम पर पहुंचता है, एल और एम के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। पहले दिशा ले लो, इधर हो गई उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा हमसे, कह रहा एल से एम, ये कह रहा है एल से पूर्वी की ओर 12 किलोमीटर चलता है, एल से पूर्व की ओर। देखो यहाँ पर है एल, यहाँ से एल से पूर्व की ओर चलता है 12 किलोमीटर। कोई बिंदु ले लो ओ, कितना चल गया 12 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है फिर उत्तर की ओर, उत्तर इधर को चलेगा, कितना चलता है 5। लो जी यहाँ पर ले लो, ये उत्तर की ओर ले लिया 5, इस दोनों को मिला दो, ये हो गया ये 5, ये 12 हो गई, ये 5 हो गई, ये वाले निकाले, कुल मिलाकर कर्ण निकाल रहा तुम्हें। ठीक है, कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ये हो गया आधार, यानी आधार का वर्ग प्लस ये हो गया लंब, लंब का वर्ग और बराबर कर्ण, कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस फिर मैं चाहे इसे इधर रख लो, इन दोनों को इधर रख लो, लो जी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो एल का मान कितना दिया है 12 और इसका मान कितना दिया 5, इसका वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, 144 और 25 जोड़ देंगे 169, कुल मिलाकर के 13 आंसर आ जाएगा पाइथागोरस फिर में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दो, कितना होता है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और भुजा का योग, यानी भुजा का योग प्लस का चिन्ह बना दिया मैंने और गुणा h। क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने 175 बराबर 1/2 ये है। भुजा कितनी है 1 15 और 1 20, इनका योग कितना हो जाएगा 15 20 को जोड़ूंगा 35 और गुणा h। देखो 35 एक की गुणा में चल लिया है, इधर भाग में आ जाएगा, यानी 175/35 ये भाग में चल लिया है, गुणा में आ जाएगा 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा h। 35 से इससे काटूंगा 5 बार, 5 दूनी 10, h का मान कितना आ जाएगा 10, ये दे रखा अभी। ठीक है, ये मैंने अभी वीडियो रोक दिया था। देखो x भुज है और इसका मान 3 दिया है, y कोटि होती है माइनस का 3 आ जाएगा, 6 लड़के और ये 4 लड़कियां, 7 समूह कितने बार बनाया जा सकता है 100। ये मैंने अभी कर दिया लेकिन वीडियो रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 99, देखो 98 की बात करते हैं। 98 में क्या कह रखा है भैया, 98 में कह रखा है कि यदि ए एक्स बराबर बी के लिए कौन सा सही होगा। देखो बी बराबर 9/52 और तथा ए इनवर्स 3 - 5 और माइनस का 1/2 3/4 एक माइनस का 1/4 और ये इतना हो तो एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है ना, एक्स किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की हमसे बात कर रहे हैं, तो 1 3 5 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, इसमें कह रखा ओमेगा की घात 3 बराबर 1, ओमेगा बराबर नहीं है 1 के, तथा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा की घात 2 1 + ओमेगा की घात 4 1 + ओमेगा की घात 8 का मान है। तो देखिए इसके मान की यदि हम बात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे। देखो इन सबको गुणा में रखते चले जाएंगे हम और इसमें से हम कॉमन लेंगे। देखो कैसे करूँगा मान लो भैया, तो क्या दिया ओमेगा की घात 3 बराबर 1 और हम जानते हैं ओमेगा की 4 घात बराबर ओमेगा हमने मान लिया। और वहीं हम बात करें ओमेगा की घात 8 की, तो ओमेगा की घात 8 बराबर हम मान लेंगे ओमेगा की घात 2। ठीक है, जहाँ 3 चल लिया वहाँ 1, जहाँ 4 रख लिया ओमेगा, जहाँ 8 चल लिया हो ओमेगा 3 रख दो। तो कुल मिलाकर के हमारी समीकरण बनेगी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है भैया 0। और यदि हम बात करें तो 0 जो मान होता है वो किस पर होता है 1 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो 100 में क्या कह रखा है भैया, देखो जरा ध्यान दो। अच्छा एक विशेष बात, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़ भाइयों। देखो मुझे ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर की। ठीक है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी चैनल ग्रोथ करेगा और चैनल ग्रोथ करेगा तो हम भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, चैनल ग्रोथ नहीं करेगा हमारा मनोबल टूट जाएगा तो हम भी यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर बड़ा भाई मानते हो तो बड़ा, नहीं तो छोटा मान के चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा, एक लाइक करने में आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन हमारा चैनल ग्रोथ कर जाएगा। बस थोड़े से सब्सक्राइबर और चाहिए। देखो वीडियो कट होने वाला, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं यूपी से हूँ और क्वेश्चन नंबर 100 आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भैया कर भला तो हो भला, अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं में सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।